अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? छुट्टियां कैसी गुजरी आप लोगों की? अल्लाह से दुआ है कि हम फिर नॉर्मल हालात में आएं और हम लोग आपस में मिलें और उसी तरह हमारा जो लर्निंग सिस्टम था वो उसी तरह चले। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम इस सिस्टम को इसी तरह चलाने की कोशिश करेंगे ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए से। आप लोग सब कोऑपरेट करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। चलें, पहले तो मैं आपको ज़रा रिकॉल करा दूं कि हम इकोनॉमिक्स 2 पढ़ रहे थे और हम लोगों ने जो कुछ टॉपिक्स क्या, मिड टर्म का कोर्स और उससे आगे भी एक चैप्टर मैं करवा चुकी हूँ और जिसमें कि नेशनल इनकम था, उसके कॉन्सेप्ट्स और मेजरमेंट मेथड थे। फिर हम लोगों ने सेविंग फंक्शन कर लिया था। मैंने आपको उसका एमपीएस और एपीएस की डिटेल से प्रैक्टिस करवा दी थी। कंजम्पशन फंक्शन का भी मैं टेस्ट ले चुकी थी और इन्वेस्टमेंट चैप्टर के नोट्स मैं दे चुकी थी। डिस्कस हम कर चुके थे, पढ़ चुके थे, लेकिन कोई टेस्ट कम से कम नहीं हुआ था। लेकिन आप लोग इन सारे टॉपिक्स को रिवाइज करें, गो थ्रू इट। कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं से भी दोबारा समझने की ज़रूरत हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में दोबारा से कहें, मैं आप लोगों के लिए उसकी डिटेल से वीडियो वगैरह बना के अपलोड कर दूंगी। अच्छा, टुडेज टॉपिक इज क्लासिकल इकोनॉमी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जहाँ के हमारा बेसिक मकसद ये है। मैंने आप लोगों के साथ जो लास्ट क्लास थी उसमें ये डिस्कशन की थी कि जो क्लासिकल इकोनॉमी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है, उसमें जो इकोनॉमिस्ट है वो ये मालूम करने की कोशिश करना चाहते हैं कि इनकम और एम्प्लॉयमेंट को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सकता है। अब देयर आर टू व्यूज, एक क्लासिकल इकोनॉमी है, एक केनेजियन इकोनॉमी। हमारे कोर्स में दोनों इंक्लूडेड है। हम लोगों ने क्लासिकल इकोनॉमी को भी करना है और केनेजियन इकोनॉमी को भी करना है। अब क्लासिकल इकोनॉमी मींस कि दिस इज द ओल्डेस्ट इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, इसके कुछ और भी नाम हैं। इस थ्योरी को सेज लॉज के नाम से जाना जाता है, इस थ्योरी को लेजिस्फेयर इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है और फ्री ऑपरेशनल इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इसको सेज लॉज क्यों कहते हैं? इसको सेज लॉज इसलिए कहते हैं कि ये थ्योरी जिसने प्रेजेंट की थी उसका नाम जेबी सेज था। लेजिस्फेयर क्यों कहते हैं? लेजिस्फेयर इकोनॉमी का मतलब है कि इसमें कोई रोल नहीं है गवर्नमेंट का, कोई बाहर से कोई फोर्स नहीं है। इकोनॉमी जो है वो सेल्फ एडजस्टिंग प्रोसेस के जरिए से चल रही है। जितनी डिमांड होगी उतनी ही सप्लाई होगी। जिस तरीके से भी एडजस्टमेंट होगी वो विद इन द इकोनॉमिक फोर्सेस होगी। बाहर से गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। फ्री ऑपरेशनल इकोनॉमी भी इसलिए इसको कहते हैं कि इसमें डिमांड एंड सप्लाई खुद अपने आप को एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते हैं। सेविंग और इन्वेस्टमेंट इसमें खुद एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करते हैं। गवर्नमेंट को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो कोई इंटरेस्ट रेट फिक्स करे, गवर्नमेंट को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो कुछ सप्लाई के लिए डिटर्मिनेशन करे। दिस इज़ व्हाट क्लासिकल इकोनॉमी बिलीव्स, ये उनका ख्याल है। अभी हमने ये नहीं कहा कि प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, हम ये कह रहे हैं ये उनका ख्याल है, ये उनकी थ्योरी है। अच्छा, फिर क्या क्लासिकल इकोनॉमी का जो मेन इंटरेस्ट है वो क्या है? कहते हैं द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। टू देम full employment was a normal situation and any deviation from this regarded as something abnormal. The tendency of the economic system is to automatically provide full employment. अब क्लासिकल इकोनॉमी बिलीव करते हैं किस चीज पे? एग्जिस्टेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट पे। व्हाट दे बिलीव कि इकोनॉमी में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि फुल एम्प्लॉयमेंट से कुछ सिचुएशन, यानी अगर होगी, अगर फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी तो हम उसको एबनॉर्मल सिचुएशन कहेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि ये बिलीव करते हैं कि इकोनॉमी में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगी। कोई भी बंदा जो कि काम करने के काबिल होगा और जो कि काम करना चाहता होगा वो अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा। दिस इज व्हाट दे बिलीव।
मैं आप लोगों से बार बार कह रही हूँ कि दिस इज देयर बिलीव। ये ऐसा नहीं है कि एक्चुअली ऐसा होता है, ये इनकी थ्योरी है। ये कहते हैं कि जब भी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट होगी, यानी क्लासिकल बिलीव करते हैं कि हमेशा इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, और अगर फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो ये एबनॉर्मल सिचुएशन है। अच्छा, मैं आप लोगों को बार बार कह चुकी हूँ कि जो एजम्पशन के बगैर कोई भी थ्योरी जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो ये जो एजम्पशन ऑफ द थ्योरी है, इसमें आप लोगों के पास है कि फुल एम्प्लॉयमेंट होगी। आई थिंक ये वर्ड जो लेजिस है ये नीचे वाले से ऊपर स्किप हुआ है, हम इसको फिर एडजस्ट कर लेते हैं। मैं आप लोगों के साथ ये स्लाइड्स में शेयर करूंगी अलग से पावर पॉइंट में, ताकि आप लोग खुद से उसको डाउनलोड करके, या अगर प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं वट, क्योंकि जो वॉइस ओवर के साथ है या इस तरह की चीज है तो वो आप शायद ना कर सकें। तो ये पहली जो assumption है वो है full employment. There will be full employment in the economy and resources are fully employed in the production process. यानी वो क्या समझते हैं, वो समझते हैं कि full employment होगी। जितने भी रिसोर्सेज हैं, अगर आपको याद हो हमारे रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। वो ये समझते हैं कि ये तमाम के तमाम रिसोर्सेज जो हैं ये फुली इम्प्लाइड होंगे किस चीज में, प्रोडक्शन प्रोसेस में। यानी हमारी प्रोडक्शन इतनी ज्यादा होगी कि जितने भी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर हैं वो सारे के सारे एम्प्लॉयड होंगे। कोई भी बेरोजगार नहीं होगा, बल्कि सारे के सारे एम्प्लॉयड होंगे। लेजिस्फेयर मैं आपको पहले भी अब थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि लेजिस्फेयर का मतलब होता है कि गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती। यहाँ भी लिखा हुआ है देयर इज अ फ्री ऑपरेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड नो इंटरविनेशन ऑफ गवर्नमेंट इज एज्यूम्ड। एज्यूम्ड की बात आ रही है। मैं आप लोगों से बार बार कह रही हूँ कि ये सारी चीजें प्रैक्टिकल ऐसा नहीं है। जिस तरह के हम हर थ्योरी में कुछ चीजें एज्यूम करते थे कि अगर हमने फर्ज किया है कि ऐसा है, अब यहाँ हमने क्या क्या फर्ज किया है, पहले हमने फर्ज किया कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट होगी, तमाम के तमाम रिसोर्सेस फुली एम्प्लॉयड होंगे। दूसरा हमने फर्ज क्या किया है कि डिमांड और सप्लाई फ्री ऑपरेशन करेंगे, गवर्नमेंट का कोई काम नहीं होगा कि वो सप्लाई को कम या ज्यादा कराने के लिए कोई डायरेक्शन दे, कोई टैक्स लगाए या कोई सब्सिडी दे। ऐसी कोई रोल गवर्नमेंट प्ले नहीं करेगी। अच्छा, जो थर्ड एजम्पशन है वो सेल्फ एडजस्टमेंट बॉर्डर सिस्टम है। the economy has to adjust without external forces. बॉर्डर सिस्टम मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब गुड्स बाय गुड्स, यानी चीजों के जरिए से हम चीजों को खरीदते हैं। यानी अगर मेरे पास गुड़ है और मैं आपसे मुर्गी खरीद रही हूँ तो मैं आपको गुड़ दूंगी और आपसे मुर्गी खरीद लूंगी। यहाँ जो बॉर्टर सिस्टम है, यानी उसका मतलब ये है कि ये सेल्फ एडजस्टिंग है। अगर तो ये क्लासिकल थ्योरी, चूंकि ये पुरानी थ्योरी है, इसलिए इसने बॉर्टर सिस्टम को भी कंसिडर किया हुआ है कि भाई जब भी बॉर्डर सिस्टम होगा उसमें भी इकोनॉमी जो है वो खुद ही आपस में लोग अपने बॉर्डर सिस्टम के जरिए से सब कुछ खुद एडजस्ट करेंगे। हर एक चाहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा चीज को प्रोड्यूस करूं और दूसरे की चीज के साथ उसको एक्सचेंज करके अपनी जरूरतों को पूरा करूं। देन इक्विलिब्रियम ऑफ द इकोनॉमी विल बी डिटरमिन्ड इन द लॉन्ग रन। ये भी इसकी assumption है, जिसमें कि ये एज्यूम करता है कि जो आपकी जो इक्विलिब्रियम है वो लॉन्ग रन में डिटरमिन होता है। ठीक है ना, यानी आप शॉर्ट रन का 3 महीने का ड्यूरेशन नहीं है कि जिसमें आप अपने लिए, क्योंकि देखिए इनका जो मेन थ्योरी है वो ये कहते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट होगी, तो फुल एम्प्लॉयमेंट तो शॉर्ट रन में हो नहीं सकती। फुल एम्प्लॉयमेंट तो कब होगी, लॉन्ग रन में होगी, यानी बहुत बड़ा अरसा चाहिए होगा। तो इसीलिए ये अपनी इस थ्योरी को लॉन्ग रन थ्योरी भी कहते हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी होगी, देयर विल बी नो इंटरनेशनल ट्रेड एंड द इकोनॉमी इज अज्यूम्ड टू बी क्लोज इकोनॉमी। यानी ना तो कोई एक्सपोर्ट होगी ना कोई इंपोर्ट होगी, बल्कि जो कुछ भी इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस होगा वही सब कंज्यूम करेंगे, और उसी को, यानी प्रोडक्शन को भी, अपनी प्रोडक्शन को ज्यादा करेंगे और लोग अपनी ही चीजों की डिमांड करेंगे। देयर विल बी नो डिमांड फॉर इम्पोर्टेड गुड्स। आप कुछ भी बाहर से नहीं मंगवाएंगे, कुछ भी बाहर नहीं भिजवाएंगे।
सो हमने कितनी assumption की, सबसे पहले कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट होगी, दूसरी की इकोनॉमी लेजिस्फेयर होगी, तीसरी की सेल्फ एडजस्टिंग बॉर्डर सिस्टम होगा, चौथी नंबर 4 पे आपके पास है कि इक्विलिब्रियम ऑफ द इकोनॉमी विल बी डिटरमिन्ड इन द लॉन्ग रन, और क्लोज इकोनॉमी होगी। अच्छा, what says belief? Says laws of market. Supply creates its own demand. Production creates demand for goods. General overproduction is impossible. When there is overproduction in the market, it will result in low prices which attract the consumer. It leads to increase the demand and overproduction will be consumed automatically. What does says believe? वो ये कहते हैं कि जब भी सप्लाई ज्यादा होगी वो अपनी डिमांड खुद बनाएगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अगर तो सप्लाई ज्यादा हो जाए तो वो अनसोल्ड रहे। अच्छा, इसके लिए वो जस्टिफिकेशन क्या देते हैं? वो जस्टिफिकेशन ये देते हैं कि जब भी सप्लाई ज्यादा होगी तो उसकी प्राइसेस क्या हो जाएंगी? कम हो जाएगी। और जब प्राइसेस कम हो जाएंगी तो लोग क्या करेंगे? डिमांड को ज्यादा करेंगे। जब डिमांड ज्यादा होगी तो वही चीज जो ज्यादा प्रोड्यूस हुई थी वो कंज्यूम हो जाएगी। तो देयर विल बी नो क्वेश्चन ऑफ ओवर प्रोडक्शन। दिस इज व्हाट सेज बिलीव। मैं आप लोगों से बार बार कह रही हूँ कि ये उनकी थ्योरी है, ये उनका ख्याल है, ये उनकी जो मेन थ्योरी का हिस्सा है, ये वो है। प्रैक्टिकली आपके जहन में बड़े क्वेश्चंस आएंगे कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबल ना हो, ऐसा हो, लेकिन हम इस थ्योरी को अलोंग विद इट्स एजम्पशन पढ़ रहे हैं। अगर इन सारे एजम्पशन को हम फॉलो कर लें तो ये इसी तरह होगा जिस तरह ये लोग कह रहे हैं। लेकिन अगर इन एजम्पशन में से कुछ वायलेट हो जाए तो फिर ये थ्योरी इस तरीके से काम नहीं करेगी। हमने ये कहा कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। जब भी ओवर प्रोडक्शन होगी चीजें सस्ती हो जाएंगी और लोग उसको ज्यादा खरीदेंगे। ठीक है। अच्छा, जब क्लासिकल इकोनॉमी पूरे मुल्क के लिए इनकम और इनकम इक्विलिब्रियम और एम्प्लॉयमेंट लेवल देख रही है तो उसने ये भी देखना है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट के मुतालिक उनका क्या परसेप्शन है। देखिए, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इक्वलिटी इज bring by the rate of interest as determined factor. Saving increases when rate of interest rate is high, but investment decreases at the other hand. Rate of interest adjusts saving with investment. यहाँ क्लासिकल बिलीव करते हैं कि जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट को आपस में बराबर करना है वो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट का काम है। अच्छा, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या काम है? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या गवर्नमेंट डिटरमिन करेगी? नहीं, हमने तो एज्यूम किया है कि देयर इज नो गवर्नमेंट। तो जब गवर्नमेंट नहीं है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन डिटरमिन करेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग और इन्वेस्टमेंट खुद डिटरमिन करेंगे। अगर तो लोग सेविंग ज्यादा कर रहे हैं तो क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे आना शुरू हो जाएगा। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे आना शुरू होगा तो लोग ज्यादा कर्जे लेंगे, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये दोनों चीजें जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट हैं ये खुद ही सेल्फ एडजस्टिंग मोड पे रहेंगी। इनके साथ गवर्नमेंट का कोई इशू नहीं है, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करना, ना ही गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट डिटरमिन करना है, बल्कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट का वॉल्यूम जो है वो डिटरमिन करेगा कि इंटरेस्ट रेट को क्या होना चाहिए। दैट्स व्हाई क्लासिकल बिलीव कि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इक्वलिटी इज ब्रिंग बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट एज डिटरमिन फैक्टर। डिटरमिन फैक्टर का मतलब ये है कि कौन बताएगा कि क्या होना चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट। कौन बताएगा कि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को कितना होना चाहिए? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर करेगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो सेविंग ज्यादा होगी और इन्वेस्टमेंट क्या होगी? कम होगी। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो फिर सेविंग क्या होगी? सेविंग कम हो जाएगी और इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएगी। सेविंग और इन्वेस्टमेंट को डिसाइड कौन करेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये सेल्फ एडजस्टिंग है। अच्छा, फिर वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी। क्लासिकल इकोनॉमी कहते हैं कि प्राइसेस भी फ्लेक्सिबल हैं और वेजेस भी फ्लेक्सिबल हैं। ठीक है, इन दोनों में चेंजेस आती हैं। क्लासिकल इकोनॉमी बिलीव इन फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, सो इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अ जनरल वेज कट in money wage
to the full employment situation. If demand for labor is less than the supply of labor, so demand falls, and fall in demand of labor will lead to fall in the wage rate and rise in demand for labor, which remove unemployment and full employment will achieve in the economy. क्लासिकल इकोनॉमीज बिलीव करती है कि हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। अगर तो अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसको वो क्या करेंगे, लोगों की वेज रेट को कट करेंगे। वेज रेट को कट करने का क्या मतलब है, उनकी तनख्वाहों को कम कर देंगे। जब उनकी तनख्वाहों को कम कर देंगे तो क्या होगा, जब तनख्वाहें कम होंगी तो उसमें आपके पास डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी। अब जो फैक्ट्रीज हैं वो ज्यादा लेबर की डिमांड करेंगी क्योंकि अब तनख्वाहें कम है। जब वो ज्यादा लेबर की डिमांड करेंगी तो इस तरह जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनको भी जॉब्स मिल जाएंगी और इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो जाएगी। अच्छा, फुल एम्प्लॉयमेंट असल में है क्या? फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू दैट सिचुएशन इन विच एट अ गिवन लेवल ऑफ रियल वेज demand for labor is equal to the available supply of labor. All those people get employed who are willing to work at prevailing wage rate. Demand for labor is equal to supply of labor. अच्छा, अब वो फुल एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? वो ये कहते हैं कि जितने भी लोग हैं वो सब के सब जो हैं वो एम्प्लॉयड हों। तो उसके लिए वो क्या कहते हैं कि जब भी गिवन लेवल ऑफ रियल वेज रेट, जो भी वेज रेट, जिस भी वेज रेट पे आपके सारे की सारी सप्लाई ऑफ लेबर एम्प्लॉयड हो जाए, वही हमारी इंटरेस्ट पॉइंट हमारा वही है। यानी हम ये चाहते हैं कि जितने भी मुल्क में लोग हैं, हम ये नहीं चाहते कि लोगों को तनख्वाहें ज्यादा मिले, हम ये चाहते हैं कि इक्वली मिले लेकिन हर एक को उसकी अकॉर्डिंगली जॉब्स मिल जाएं। हम उन जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं उनकी तनख्वाहों को कम करके और लोगों को जॉब्स पे ले लेंगे। दिस इज व्हाट वी दिस इज व्हाट क्लासिकल बिलीव्स। अच्छा, इस थ्योरी पे क्रिटिसिज्म क्या है? ये थ्योरी प्रैक्टिकली फेल हो गई थी 1930s की ग्रेट डिप्रेशन में। वजह उसकी क्या थी? वजह ये थी कि एक तो वॉर हो गई थी, लोग ऑलरेडी बड़े डिप्रेस थे और उनका लाइफ में इंटरेस्ट नहीं था जब उनके सारे रिलेटिव्स वगैरह की डेथ हो गई थी। और उसकी वजह से उन्होंने क्या किया, जब गवर्नमेंट चाहती थी कि अब खुद ही सिचुएशन बेहतर हो, यानी डिमांड खुद ही बढ़े, अगर सप्लाई बढ़ रही है तो उसकी कीमतें कम होना डिमांड को अट्रैक्ट करे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। प्रैक्टिकली दिस थ्योरी फेल्स इन 1930s। तभी कीन्स ने इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया था और अपनी थ्योरी दी थी। अच्छा, ओवर प्रोडक्शन इज पॉसिबल। लाजमी नहीं है कि आप जब भी किसी चीज में ओवर प्रोडक्शन करें उसकी प्राइसेस कम होना हमेशा डिमांड को इंक्रीज करे। दिस थ्योरी इज नॉट हैव अ वैलिड पोजीशन। ऐसा नहीं है कि ओवर प्रोडक्शन नहीं होगी, ओवर प्रोडक्शन किसी भी इकोनॉमी में पॉसिबल है। अच्छा, लॉन्ग रन इज अनरियलिस्टिक। देखें, लॉन्ग रन अगर कोई भी किसी भी इकोनॉमी के लिए हम बना रहे हैं कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करेगी, तो क्या वो 10 साल में करेगी, क्या वो 20 साल में करेगी? ये बड़ा अनयूजुअल सी सिचुएशन है। तो लॉन्ग रन में आप जैसे देखें, अभी ये पेंडेमिक आ गया, अगर लॉन्ग रन में हमारा ये प्लान होता कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट इस साल अचीव हो जाएगी, और ये जो अभी सिचुएशन है कोरोना वायरस की वजह से, ये जो पेंडेमिक है, तो फिर ये सिचुएशन सारी इन्वर्स हो जाती। तो ये अनरियलिस्टिक है कि हम लॉन्ग रन के प्लान्स बनाएं। स्टेट इंटरवेंशन इज एसेंशियल। देखें, स्टेट के बगैर अगर आप डिमांड एंड सप्लाई को खुला छोड़ते हैं, अगर आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट को खुला छोड़ते हैं, तो लाजमी नहीं है कि लोगों के बिहेवियर रैशनल हो, यानी वो ऐसे बिहेवियर्स हों कि उससे इकोनॉमी इम्प्रूव हो। तो इसलिए गवर्नमेंट को वहां रहना चाहिए ताकि गवर्नमेंट हर चीज को डायरेक्शन दे, थ्रू टैक्सेशन, थ्रू सब्सिडीज, हर चीज की एक खास डायरेक्शन हो। एंड मनी इज नॉट न्यूट्रल, ये भी इसका एक क्रिटिसिज्म है कि इन्होंने मनी का रोल, जैसे स्टेट बैंक का रोल है या मॉनेटरी पॉलिसी है, उसको बिल्कुल ही एक्सक्लूड कर दिया है। अच्छा, यहाँ एक क्रिटिसिज्म मिसिंग है, वो मैं ऐड कर दूंगी। वो ये है कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उसमें तो ऑलरेडी लोग जो हैं गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं, तो जब आप उसकी उनकी वेजेस पे कट लगाएंगे
तो वो तो और गरीब हो जाएंगे। ऐसी सिचुएशन में फिर इस थ्योरी को हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो ये वो क्रिटिसिज्म है जो इस पे है। अच्छा, मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं कि ये क्वेश्चंस पॉसिबली आ सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन क्लासिकल इकोनॉमी विद इट्स assumption एंड क्रिटिसिज्म। ये तो आपको पता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें कि ये पूरी डिटेल्स आपने लिखनी होगी। फिर अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ क्लासिकल इकोनॉमी, तो आप इसमें पिछली स्लाइड्स में देखें तो आपके पास मेन आइडिया, मेन फिलॉसफी, मेन थिंकिंग मैंने एक पैराग्राफ में लिखी हुई है। अच्छा, डिफाइन हाउ फुल एम्प्लॉयमेंट इज अचीव्ड इन क्लासिकल इकोनॉमी, वो भी इसमें एक स्लाइड पे यही लिखा हुआ है कि फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे अचीव होगी। जिस तरह मैंने आपको कहा है कि वेज रेट कट हो जाएगी और जो बाकी रिसोर्सेज हैं वो इम्प्लाइड हो जाएंगे। एक्सप्लेन द रीजन ऑफ द फेलियर ऑफ क्लासिकल इकोनॉमी, ये क्रिटिसिज्म है कि नहीं, क्लासिकल इकोनॉमी पे जो क्रिटिसिज्म है वो आप लिखेंगे तो पता चल जाएगा कि ये इकोनॉमी क्यों जो है, ये जो थ्योरी है ये क्यों फेल कर गई है। इंशाल्लाह आप इसको देखें। मैं आप लोगों को साथ स्लाइड भी शेयर करूंगी। जो भी क्वेश्चन होगा आप मुझसे ग्रुप में पूछेंगे और मैं आपको उसका जवाब दे दूंगी। लेकिन मुझे ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये अपने सॉल्व करके अपने उसके साथ लिखने हैं। अपने एक कॉपी बनाएं और उसमें आप ये लॉन्ग क्वेश्चन भी लिखें और शॉर्ट क्वेश्चन। मैं इस बात में इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि आप इसकी फोटोकॉपी कराएं। मैं ये चाहती हूँ कि आप एक कॉपी लें और उसमें यहाँ से ये सारी चीज लिखें, क्योंकि अपनी हैंड राइटिंग से जो चीज सही समझ आती है इस तरह किसी चीज से भी नहीं आती। विश यू बेस्ट ऑफ लक। कोई भी मसला हो, अगर आप लोगों को समझ नहीं आई जो भी चीज, तो यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस। यू आर मोस्ट वेलकम।